नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल तरीके से करेंगे संबोधित। दुनिया भर के 40 देशों में संस्थान सामाजिक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्रालय त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश करेगा जारी। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले 2% यात्रियों की आज से होगी रैंडम टेस्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को दी मंजूरी। फैसले से 25 लाख से अधिक पेंशनर्स को होगा फायदा। गरीबों को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब गरीबों को दिसंबर 2023 तक मिलेगी मुफ्त अनाज की सुविधा। सीबीआई ने वीडियोकॉन ऋण मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति को किया गिरफ्तार। वीडियोकॉन समूह को करीब 3000 करोड़ रुपए के ऋण देने में की गई थी गड़बड़ियां। पति और परिवार के सदस्यों ने हेराफेरी का उठाया था कथित तौर पर फायदा। देश आज मना रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए देश भर में सक्रिय हैं कुल 673 उपभोक्ता आयोग। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी सहित कई राज्यों में घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित। क्रिसमस से पहले बर्फीले तूफान की चपेट में आया अमेरिका और कनाडा। 1.5 मिलियन घरों की बिजली गुल। हजारों फ्लाइट्स रद्द। प्रमुख राजमार्ग बंद। डीप फ्रीज से पहले पूर्वोत्तर अमेरिका में आई भीषण बाढ़। और भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों से रहेगी करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद। दूसरा दिन रहा था श्रेयस अय्यर और पंत के नाम। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को अभी भी 80 रनों की बढ़त। और ये सभी खबरें अब हम विस्तार से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना साल 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी द्वारा राजकोट में की गई थी। इस संस्थान का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में इस संस्थान की पूरे विश्व में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। चीन समेत दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए फुल एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर आज दिशा निर्देश जारी करेगा। इस बीच भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से रैंडम कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज से रैंडम कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। हर उड़ान में कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्ट से गुजरना होगा।
प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। रैंडम परीक्षण के लिए नमूना देने के बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने दिया जाएगा। रैंडम टेस्ट के बाद यदि कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो सैंपल को जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। संक्रमित लोगों को मानक प्रोटोकॉल के मुताबिक आइसोलेशन में रहना होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे 25 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। और मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज संबंधी एक और अहम फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज की सुविधा मिलेगी। इस पर होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 सीजन के लिए खोपरा नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार मिलिंग खोपरा की एमएसपी में 270 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा में 750 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। 2018 के बजट में किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में देने का जो निर्णय लिया था, जिसकी घोषणा की थी, उसको लगातार निभाने का काम किया है। और ये एमएसपी जो है, ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें 2012 में वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक से स्वीकृत ऋण में धोखाधड़ी और गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। देश आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहा है।
हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए देश भर में कुल 673 उपभोक्ता आयोग सक्रिय हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिएं। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 26 और 27 दिसंबर को हिमालय के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश हुई। अगले 24 घंटे के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु में 1 या 2 जगहों पर फिर से बारिश हो सकती है।
राजधानी दिल्ली में चल रहे 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने उद्घाटन किया। क्या खास है इस स्टॉल पर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गिरीश निशाना अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। यह है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में हर पुस्तक प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने इस स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर भी मौजूद थी। संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने पुस्तक मेले में किशोर.com और साहित्य के नामवर 2 पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बच्चों के साहित्य से लेकर आजादी के 75 सालों की कहानी, गांधी साहित्य और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी अनेक पुस्तकें विशेष रूप से देखी जा सकती हैं। बुक फेयर का हमारा थीम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है और उसके लिए हम अपना स्पेशल कलेक्शन यहाँ लगाया है, जिसमें अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और श्री अरबिंदो जी की भी किताबें हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पीचेस का भी पूरा संकलन है हमारे यहाँ। राष्ट्रपति जी के और उपराष्ट्रपति जी के भी स्पीचेस और राष्ट्रपति भवन की जो पुस्तकें हैं उनका हमारे पास पूरा कलेक्शन है। बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें कि जिसका कि हमारा बहुत ही लोकप्रिय सीरीज़ है, उस पर हमने बुक्स लगाई है। गांधीयन लिटरेचर पे हम लोग ने बुक्स यहाँ डिस्प्ले करी है और बाल साहित्य में हम लोग की बहुत ही पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हैं, तो उसका भी हम लोगों ने बहुत बड़ा संकलन लगाया है। पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों का संग्रह भी देखने को मिल रहा है। 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी इस पुस्तक मेले का दीदार करने आ रहे हैं तो ये स्टॉल देखना ना भूलें। यहाँ पुस्तकों पर 10 से लेकर 90% तक छूट भी प्रदान की जा रही है। कैमरामैन अजय कुमार और सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। भारतीय स्टार्टअप नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स को उभरती टेक्नोलॉजीज में 100 से अधिक पेटेंट हासिल करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। एसटीपीआई पूरे भारत में नवाचार संचालित उभरते तकनीकी स्टार्टअप के एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक अरविंद कुमार से खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर जनरल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अरविंद कुमार जी, जो बात करेंगे किस तरीके से एसटीपीआई एक अहम भूमिका निभा रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो ये संस्था है, ये 1991 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था इस देश से सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। 1991 में जहां हमारा 52 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हमारी एसटीपीआई रजिस्टर्ड यूनिट से होता था, आज की रेट में वो 6.3 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब हमारा दूसरा जो है कि सॉफ्टवेयर जो हम सर्विस इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, हमारा उद्देश्य है कि यही सेम ऊंचाइयां हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में भी पाएँ और उसके लिए एक भारत सरकार ने पॉलिसी भी 2019 में बनाई थी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी। तो उसी पॉलिसी के इर्द गिर्द हम लोग काम कर रहे हैं। उस पॉलिसी का उद्देश्य था कि 70-80 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की भी बन सके। उसके लिए हम लोग आजकल जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं उनके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मुख्यतः 2 स्कीम हैं। एक स्कीम है जिसमें हम 25 लाख रुपए का सीड फंड भी देते हैं और वो जो टाइप 2 कैटेगरी 2 या नए शहर हम कहें, जहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आईटी की इंडस्ट्री नहीं थी, उन नए शहरों में जो 12 जगह हैं
उनके लिए हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं, जिनमें हम 63 लोगों को अभी तक दे चुके हैं, जिसमें करीब हमने 14 करोड़ रुपए दे दिया है, जो कि पूरी 95 करोड़ की स्कीम है और 300 लोगों को देने की स्कीम है। एक इसी तरह की स्कीम हमारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी है, वहाँ भी करीब 90 करोड़ की स्कीम है और 25 लाख रुपए हम सभी को एक सीड फंड की तरह देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, हम COE बोलते हैं, उनको भी डेवलप किया है। करीब 21 हमने COE अभी तक डेवलप कर लिए हैं। उनमें हम बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट, बहुत ही बढ़िया तकनीक की हमने वहाँ पे प्रयोगशालाएं बनाई हैं और बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट वहाँ पे लिए हैं, जिससे कि टेस्ट करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये सब हमने उनको एक बड़े विषय विशेष डोमेन स्पेसिफिक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हैं और इनमें आप अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी करीब हम 300 स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 70-80 बिलियन डॉलर का टारगेट है, हम ये अचीव कर पाएंगे इन सब सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और इन स्कीम के तहत। अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इनको किस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जा रहा है? क्या STPI उसमें कोई रोल प्ले कर रहा है? क्या उनको बाहर लेके जाना या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से उनकी मीटिंग करवाना, क्या उनको एक सपोर्ट देना, क्या कर रहा है STPI? सभी देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम समझना चाहते हैं, यहाँ के स्टार्टअप को अपने देश में ले जाना चाहते हैं, उनको अपना मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं। लेकिन हमने STPI ने भी एक प्रयास किया है, जिसमें हम 40 स्टार्टअप हमने पूरे देश से चयनित की हैं और उन 40 स्टार्टअप को हम अमेरिका ले जा रहे हैं, जहाँ पे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे वो मिलेंगे, अपने प्रोडक्ट को उनको दिखाएंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ फंड उनको मिले, जिससे कि अपने और प्रोडक्ट को वो स्केलेबल कर सकें। ये थे DG STPI जो बता रहे थे कि एक नए सफर पे निकल पड़े हैं STPI और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय काम किया है, फिर चाहे बात योग की हो या फिर पारंपरिक चिकित्सा की। भावनगर की सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर भारतीबेन श्रियाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाकर दुनिया में एक मिसाल पेश किया है। योग डे है, हमारा योग है, हमारा आयुर्वेद है, हमारी मेडिसिन है, हमारी वैक्सीन है, ये सब दुनिया के सामने रखा है और एक चमत्कार सा हो गया था हमारे देश में। दुनिया हमारे देश के सामने देख रही थी कि ये तो वैश्विक महामारी कोरोना का सामना अभी अभी हमने किया है। तो ऐसे तो बहुत सारे डिजीज़ पे है, लेकिन कोरोना की बात करें तो पूरी दुनिया हमारे सामने देख रही थी कि भारत कैसे कदम उठा रहे हैं कोरोना के हराने के लिए। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो ड्राइव चली, वो सब दुनिया में सबसे बड़ा चली। 220 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन के डोज हमारे देश में लग चुके हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। और बीते 8 साल में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। भावनगर की सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि पहले 6 एम्स थे, अब 22 एम्स हो गए हैं। MBBS और PG की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में अब 600 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। पहले 6 एम्स हमारे देश में थी, आज 22 एम्स हमारे देश में हैं। 348 जो मेडिकल कॉलेज थी, आज हमारे पास 650 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। ऐसे UG सीट्स है, PG सीट्स है, इसमें बहुत ही बढ़ोतरी। कहीं तो PG सीट्स में तो 105% से भी ज़्यादा PG सीट्स हमारे देश में अब उपलब्ध है, यानी कि हमारे बच्चे हेल्थ एजुकेशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे देश के लिए ये है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी, मतलब 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हमारे नागरिकों को मिल रहा है आयुष्मान भारत के तहत। और इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार, मतलब 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें कवर हो रहे हैं। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में क्रिसमस के जश्न के बीच बर्फीले तूफान का कहर जारी है। बर्फीले तूफान की वजह से लाखों लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम की मार से अब तक करीब 9 लोगों के मरने की भी खबर है। वहीं देश की करीब 2/3 से अधिक आबादी प्रभावित है। लुइसियाना, अल्बामा, फ्लोरिडा और जॉर्जिया जैसे दक्षिणी राज्यों में हालात अधिक खराब हैं। प्रभावित इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। तूफान के कारण हजारों की संख्या में उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के साथ ही कनाडा में भी बर्फीला तूफान का कहर बरपा रहा है। मौसम बिगड़ने से यहां मानो जिंदगी ठहर सी गई है। खराब मौसम के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। विमानों के संचालन पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। विद्युत आपूर्ति पर भी मौसम की मार पड़ी है। हालात के मद्देनजर अधिकारियों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस की मंजूरी के बाद 858 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक रक्षा प्राधिकरण बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक बयान में बाइडेन ने कहा कि यह कानून रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाएगा और उनकी न्याय तक पहुंच बढ़ाएगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि कानून के कुछ प्रावधान संवैधानिक चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। बाइडेन की मंजूरी के पहले सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम द्विदलीय बहुमत के साथ पारित किया था। फ्रांसीसी सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को नेपाल में जेल से छूटने के बाद फ्रांस भेज दिया गया है। बताया जाता है कि उस पर कम से कम 10 वर्षों तक नेपाल लौटने पर रोक लगाई गई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया था। चार्ल्स शोभराज हत्या, चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल था। उसे 2003 में नेपाल की यात्रा के दौरान 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शोभराज को 1972 और 1982 के बीच 20 से अधिक हत्याओं का दोषी माना जाता है। उसे वेश बदलने, जेल से भागने और युवा महिलाओं को निशाना बनाने की आदत के कारण सरपेंट या बिकनी किलर करार दिया गया था। काठमांडू में अपनी 2 सजाओं से पहले शोभराज भारत में भी 2 दशक जेल में बिता चुका था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई गोलीबारी की घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। फायरिंग सेंट्रल पेरिस में हुई, जिसके बाद रात होते ही आसपास की सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस का कुर्द समुदाय जघन्य हमले का निशाना बना था। हमलावर स्पष्ट रूप से विदेशियों को निशाना बनाना चाहता था। और अपनी मखमली आवाज के बादशाह और भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। बुलेटिन के अंत में आपको हम छोड़े जाते हैं रफ़ी साहब के कुछ यादगार नगमों के साथ। आप इन नगमों का आनंद लीजिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है,
पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।